गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। हमने लास्ट सब्जेक्ट सीआरपीसी स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस एंड उसके ऑब्जेक्ट्स। आज हम उससे आगे देखेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सीआरपीसी में मुख्य कौन कौन से प्राधिकारी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी व ट्रायल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गिरफ्तारी क्या होती है और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे समन केसेस व वारंट केसेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआरपीसी के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य प्राधिकारी होते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्राधिकारी होता है वह है पुलिस ऑफिसर, सेकंड जो होता है प्रोसिक्यूटर, थर्ड जो होता है डिफेंस एडवोकेट एंड फोर्थ जो होता है कारागार अधिकारी। सबसे फर्स्ट जो होता है पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी सीआरपीसी में पुलिस अधिकारियों पर कई प्रकार की शक्तियां व कर्तव्य निहित किए गए हैं। और पुलिस थाने का भारसाधक जो अधिकारी होता है, ऑफिस इंचार्ज, को वृहत शक्तियाँ प्रदान की गई है, उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई है। और सेक्शन 2 में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी और 2 में जो है पुलिस थाने को परिभाषित किया गया है। पुलिस थाने या पुलिस अधिकारी को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उसके अंतर्गत मुख्यतः अरेस्ट करने का पावर, गिरफ्तारी का अधिकार, राइट टू सर्च, तलाशी लेने का अधिकार और इन्वेस्टिगेशन की पावर्स, अन्वेषण करने की शक्तियाँ होती है। सेकंड जो अधिकारी होता है वह अभियोजक होता है, प्रोसिक्यूटर। कोई भी अपराध न केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल्कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध माना जाता है, समाज के विरुद्ध किया गया अपकार माना जाता है। इसी कारण राज्य द्वारा आपराधिक विचारणों में भाग लिया जाता है। ऐसे विचारणों में राज्य के अधिवक्ता लोक अभियोजक तथा सहायक लोक अभियोजक होते हैं। लोक अभियोजक का यहाँ अभिप्राय है सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति, और सहायक लोक अभियोजक से तात्पर्य है लोक अभियोजक के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति। इनके क्या कर्तव्य हैं प्रोसिक्यूटर के? इनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होता है कि पीड़ित की तरफ से अभियोजन की कार्रवाई में भाग लेना और न्यायालय को न्याय संगत निर्णय तक पहुंचने में सहायता प्रदान करना। और इनके क्या क्या शक्तियां हैं इसके अंतर्गत? इनकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वह सेक्शन 301 में डिफाइन की गई है। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पावर होती है वो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना और पैरवी करना। और धारा 321 के अंतर्गत उसकी जो सेकंड शक्ति है वो है न्यायालय की सहमति से अभियोजन वापस लेना। फिर थर्ड जो है वो है प्रतिरक्षा का अधिवक्ता, डिफेंस एडवोकेट। सेक्शन 303 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिवक्ता से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार होता है। और सेक्शन 304, यदि किसी अभियुक्त के पास पर्याप्त साधन नहीं है, वह निर्धन है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा राज्य के खर्च के ऊपर उन्हें उसके लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है या उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड करवाया जाता है उसके मामले की पैरवी करने के लिए। फोर्थ जो अधिकारी होता है वह है प्रिजनर ऑफिसर। सीआरपीसी में प्रिजनर ऑफिसर या कारागार या उनके प्राधिकारियों की अवधारणा की गई है और उसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा या दंडादेश देने पर अभियुक्त को कारागार भेजा जाता है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये देखेंगे हम कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी और ट्रायल या विचारण में मुख्य डिफरेंस क्या है या उसमें क्या क्या अंतर है। सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो कार्यवाही से रिगार्डिंग है कि कौन पदाधिकारी ये कार्रवाई करता है। जो अन्वेषण है यह कार्रवाई पुलिस अधिकारी के द्वारा या उसके भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड करता है। दूसरी है जांच, प्रोसीडिंग हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये कार्रवाई जो है या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या न्यायालय के द्वारा की जाती है। तीसरी ट्रायल,
जो कार्रवाई है या जो प्रोसीडिंग है हेल्ड बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट, विचारण की कार्रवाई जो है या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा संपन्न की जाती है या न्यायालय के द्वारा संपन्न की जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो उद्देश्य के आधार पर किया गया है। जो अन्वीक्षण है इसका उद्देश्य यह है कि साक्ष्य एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, जबकि जांच या इंक्वायरी का जो उद्देश्य है एम टू डिटरमाइन द ट्रुथ, सत्यता को परखना या तथ्यों की सत्यता को परखना। फिर थर्ड है ट्रायल का क्या उद्देश्य है, इट्स डिटरमाइंस कन्वेंशन एंड एक्विजिशन ऑफ द एक्यूज्ड, इसका जो उद्देश्य है वह है अभियुक्त को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करना। फिर इसकी प्रकृति के आधार पर इसमें डिफरेंस किया गया है। फर्स्ट डिफरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन जो है नॉन जुडिशियल नेचर का कार्रवाई होती है और जांच और ट्रायल जो है जुडिशियल नेचर की कार्रवाई होती है। फिर है इनके स्टेजेस के आधार पर इनमें डिफरेंस किए गए हैं। अन्वीक्षण जो होती है इनिशियल प्रोसीडिंग स्टेज होती है, प्राथमिक कार्रवाई होती है। जो इंक्वायरी है वो सेकंड स्टेज की कार्रवाई होती है और ट्रायल जो है फाइनल स्टेज की कार्रवाई होती है या तीसरे चरण की कार्रवाई होती है। एंड लास्ट जो डिफरेंस है वो है अन्वीक्षण के दौरान अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। एक्यूज्ड कैन नॉट बी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, परंतु इंक्वायरी इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड ही मे बी डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। जांच के दौरान अगर मजिस्ट्रेट जो है वह सेटिस्फाइड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ट्रायल के दौरान या विचारण के दौरान जो कार्रवाई होती है वह केवल दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने की कार्रवाई होती है। फिर है गिरफ्तार। गिरफ्तार का तात्पर्य होता है अभिरक्षा में लेना, टू टेक इनटू कस्टडी। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन, सामान्य तौर पर जब किसी भी अभियुक्त को अरेस्ट किया जाता है तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 के नियमों को पालन करना अनिवार्य माना जाता है। अरेस्ट व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे फर्स्ट जो अधिकार है वो होता है राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। सबसे मुख्य अधिकार ही अभियुक्त का यह माना जाता है कि उसे किस ग्राउंड के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। सेकंड है राइट टू बेल, जमानत का अधिकार। अगर किसी भी अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध जमानती अपराध या बेलेबल ऑफेंस है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी बनती है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह इस अधिकार की सूचना अभियुक्त को प्रदान करे। थर्ड है राइट टू इन्फॉर्म फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये प्रोविज़न जो है सेक्शन 50 सब क्लॉज ए में इंसर्ट किया गया है 2005 के अमेंडमेंट के पश्चात। संबंधियों व मित्रों को सूचना का अधिकार, ये धारा 50A जो है ये 2005 के संशोधन के पश्चात सम्मिलित की गई है। फिर है राइट टू गेट मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंतर्गत डॉक्टरी जांच करवाने का अधिकारी होता है। राइट टू प्रोसीड बिफोर कोर्ट और मजिस्ट्रेट, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत होने का अधिकार होता है। एंड लास्ट जो है राइट टू डिफेंस बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करने का अधिकारी होता है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है समन मामले व वारंट मामले। समन केसेस एंड वारंट केसेस में क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है पनिश के आधार पर। समन केसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और लेस और विथ फाइन ओनली, जिसमें 2 वर्ष या उससे कम की सज़ा या सिर्फ जुर्माने का प्रोविज़न है या सज़ा का प्रावधान है तो वह समन मामले माने जाते हैं। जबकि वारंट केसेस पनिशेबल विथ 2 और मोर इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, ऐसे मामले या ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, उम्र कैद, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा से संबंधित है वह वारंट केसेस के अंतर्गत माने जाते हैं। समन केसेस जो होते हैं ये
साधारण प्रकृति के मामले होते हैं, लेस सीरियस मामले होते हैं, जबकि वारंट केसेस जो होते हैं वह सीरियस नेचर के मामले होते हैं, गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। समन केसेस जो है इसका प्रोविज़न जो है या प्रोसीजर जो है, समन ट्रायल प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कोड, जबकि प्रोसीजर ऑफ वारंट ट्रायल्स जो है प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 19 ऑफ द कोड। विचारण प्रक्रिया अध्याय 20 में बताई गई है, जबकि वारंट केसेस की विचारण प्रक्रिया अध्याय 19 में बताई गई है। फिर है आवश्यकता होने पर समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। इफ़ नीडेड मे कन्वर्टेड इनटू वारंट केसेस, परंतु वारंट केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वारंट केसेस को समन मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर अभियुक्त दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा सकता है, परंतु उन्मुक्त करने का प्रावधान नहीं है। जो समन केसेस है उसमें अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, दोष मुक्त किया जा सकता है, परंतु उसको उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है। एक्यूज्ड में बी कन्विक्टेड और एक्विटेड, नो प्रोविजन ऑफ डिस्चार्ज। अगर प्रथम दृष्टि में अपराध नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को डिस्चार्ज या उन्मुक्त भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज एक्यूज्ड इफ नो प्राइमा फेसिया केस फाउंड। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इससे आगे हम आगे के जो क्लास होगी उसमें करेंगे।